नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोगों का टॉपिक है, जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, पूंजी, कैपिटल। आखिर पूंजी कहते किसे? सबसे बड़ी बात तो यही से स्टार्ट होती है। पूंजी मतलब क्या? हमारी जो जमा पूंजी वर्ड आप लोगों ने अपने घरों में सुना होगा। अच्छा, ये पूंजी, कैपिटल और मुद्रा, ये सब जो आप लोग मार्केट, ये आप लोग नेशनल इनकम, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? क्योंकि देखिए, एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग, एग्जाम मजाक में नहीं निकलने वाला। एग्जाम उसी का निकलेगा जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ेगा वो अगली साल फिर मिलेगा, फिर अगली साल मिलेगा। यही मुखर्जी नगर का नियम भी है। तो जो चीजें आपको दी जा रही हैं वो अत्यधिक सरल और सहज भाषा में, आपकी ही मूलभूत कह लीजिए कि भाषा है, जिस भाषा को आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हो, उस भाषा में दी जा रही है। और यूपीएससी भी इसी लैंग्वेज को कंसीडर करता है। यही लैंग्वेज आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी, अच्छे नंबर दिलाती है। तो कोशिश करिए कि आप लोग चीजों को यथावत सीखते हुए उसको नोट डाउन करने का प्रयास करें। बाकी हंसी मजाक अपनी जगह है, आप लोग निरंतर कर भी रहे हैं। आप लोगों के कमेंट में देखता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोगों को समझ में आया तो भी कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए। आप लोगों का ये कमेंट ही हमें ये बताता है। आप लोगों की दो तीन चीजें हैं जो हम लोगों को ये बताती हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आती। एक तो आपके कमेंट्स, दूसरा आपके लाइक्स। दो ही चीजें हम लोगों को ये बताती हैं कि हाँ, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। क्योंकि हम लोग एक दूसरे से वर्चुअली जुड़े, डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे हैं। तो कोशिश करिए कि चीजों को सहजता से समझने का प्रयास करें, है ना। चलिए, हम लोग बात करते हैं पूंजी की। आखिर पूंजी कहते किसे? व्हाट इज द कैपिटल? जब भी ये वर्ड आता है, आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें अपने आप आ जानी चाहिए। सबसे पहला, जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं या पूंजी की बात करते हैं, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पूंजी या कैपिटल ये क्या करती है? वस्तुओं के निर्माण में सहयोगी होती है। अगर कोई भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो क्या है? पूंजी वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में एक सहयोगी होती है। पूंजी वस्तुओं या वस्तुओं के उत्पादन में सहयोगी होती है। दूसरा पॉइंट समझो, कैपिटल अगर हम रुपए की बात करें, डॉलर की बात करें, यूरो की बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि पूंजी किसके द्वारा निर्मित हो रही है? मानव द्वारा निर्मित। ये किसके द्वारा निर्मित हो रही है? मानव द्वारा। अब देखो, उत्पादन, जब वस्तुओं के उत्पादन में तो सहयोगी है पूंजी, लेकिन पूंजी नष्ट नहीं होती है। पूंजी नष्ट नहीं होती है। आप समझते जाना, पूंजी मानव द्वारा निर्मित होती है। द्वारा निर्मित
होती है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आप लोगों को, आप लोग भी देखते होंगे। भाई आपको 100 रुपए की नोट मिली, अब इसे ऐसे समझो, 100 रुपए की नोट मिली, उससे आपने कोई मान लो चाय की दुकान खोल के रखी है, तो चाय की वस्तुएं आपने खरीद ली, दूध ले लिया, दही ले लिया, चाय पत्ती ले ली, चीनी ले ली, ये सब लिया। उससे क्या हुआ? पूंजी का उत्पादन आपने कर लिया। लेकिन वो 100 रुपए जो है वो दूसरे के पास जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो 100 रुपए नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो 100 रुपए दूसरे के पास चला गया, वो 100 रुपए ही रहेगा, है ना। चाहे उसे कितनी भी लेयर में जाएगा, वो जहां जहां जाता रहेगा, लेकिन मूल्य उसका वही रहेगा। दूसरा, किसी भी वस्तु के उत्पादन में अगर हम लोग बात करें तो पूंजी का बहुत ज्यादा मैटर होता है। बिना पैसे के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, हर एक पूंजी मानव द्वारा निर्मित होती है। ऐसा नहीं है कि पूंजी को कोई और बना के दे रहा, तो पूंजी मानव द्वारा निर्मित है। अगर इसी को एक सटीक लाइन में द्वारा कहा जाए तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं, आप समझना इसे, एक लाइन, मानव द्वारा निर्मित हर वस्तु जो उत्पादन में सहयोग या सहयोगी हो, मानव द्वारा निर्मित हर वस्तु जो उत्पादन में सहयोगी हो, परंतु सहयोगी हो परंतु उत्पादन के दौरान नष्ट ना हो, परंतु उत्पादन के दौरान नष्ट ना हो। अब देखो ये चीज क्लियर हुई। अब यहां पर एक एग्जांपल से देखते हैं, तो सहयोगी है, उत्पादन के दौरान नष्ट भी नहीं होनी चाहिए उन वस्तु, ठीक। अब एग्जांपल से समझो कैसे, जैसे मशीन की बात की जाए, मशीन से वस्तुओं का उत्पादन होता है। मशीन से आप देखेंगे वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन मशीन नष्ट नहीं होती, ठीक। प्लांट, भूमि, किसान क्या करता है? किसान ये किसी भी चीज का हो सकता है। मान लो आरओ का प्लांट है, जो अभी अभी पेपर कैंसिल हुआ है आप लोगों का, आरओ का प्लांट है, ठीक है। आरओ का पेपर कैंसिल हुआ ना, ठीक। आरओ का प्लांट है, आरओ के प्लांट से आप क्या ले रहे हैं? आरओ का जल ले रहे हैं, का जल को आप लोग पी के समाप्त कर सकते हो, लेकिन प्लांट नहीं समाप्त होगा, ठीक है। किसान भूमि से अनाज का उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद भूमि नष्ट नहीं होती है ना, कि भूमि नष्ट हो जाती है। जैसे विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी, अगर इसकी बात करें, जिस राष्ट्र में जितनी भी फॉरेन करेंसी होगी उसकी उतनी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि अगर हमने फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट कर दिया तो वो सड़कें नष्ट हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है,
ठीक, तो चीजें समझो कि ये सारी चीजें क्या हैं कि उत्पादन में सहयोगी है परंतु नष्ट नहीं होती। ठीक, लिख लीजिए आप लोग इसको चाहे। ये क्या है? उत्पादन में सहयोगी हैं परंतु नष्ट नहीं होती। अब आप लोग कहेंगे मशीन तो सर खराब हो जाती है, प्लांट तो खराब हो जाता है। तो भाई ये उत्पादन के दौरान इनमें गड़बड़ी होगी लेकिन मशीन रिप्लेस की जा रही है। ठीक, तो उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन में नष्ट नहीं हो जाएगी। जब किसी वस्तु का निर्माण कर रही होगी, ये बिल्कुल ध्रुव वस्तु निर्मित हुई और ये मशीन पूरी खत्म हो गई, वहां से गायब हो गई, वहां से एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट, तो ये चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये चीजें समझो। पूंजी, पूंजी स्टॉक या पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन, या कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर ले हम लोग, यहां पर पॉइंट डालिएगा। पूंजी निर्माण या पूंजी स्टॉक, या कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, अब देखो जब कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाती है या पूंजी निर्माण की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि पूंजी में वृद्धि होगी। जब भी कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की बात की जाएगी तो पूंजी में वृद्धि होती है। नोट करिए पहला पॉइंट, जब भी पूंजी निर्माण होगा वहां पर पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी। इसे समझना, जब भी पूंजी निर्माण की बात आप लोग करेंगे वहां पर क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा आपकी मनी को इंक्रीज करेगा, पैसे को बढ़ाएगा, कम नहीं कर देगा। ठीक, तो पहला पॉइंट ये समझ में आ रहा है। अब पूंजी निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है ये पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो भाई पूंजी की मात्रा में वृद्धि कैसे होगी? आखिर पूंजी निर्माण के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं, तो समझो। क्वेश्चन आया, उसको हम लोगों को समझना है। पूंजी का निर्माण कैसे होगा? माइंड में आपके आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? भाई अब कह रहे हैं जब पूंजी का निर्माण होगा तो पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, तो सबसे पहले तो सर ये बता दीजिए आखिर पूंजी का निर्माण कैसे होगा? क्वेश्चन तो यही है। इस क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं मिल रहा है कि मिल गया आंसर? जिनको मिल गया वो कमेंट मार दे। अब देखो, कोई व्यक्ति काम करता है, अब इसको ऐसे समझो कि एक्स व्यक्ति, एक्स आदमी या मोहन नौकरी करता है। क्या करता है? नौकरी करता है। घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। उठाता है। अब कॉमन समझते चलना, जिम्मेदारी उठाएगा तो घर के सारे खर्च का वहन भी यही करेगा। घर के
सारे खर्च का वहन करेगा, लेकिन ये क्या करेगा कि आकस्मिक समय के लिए कुछ पैसा बचा के भी रखेगा। जब ये पूरा नौकरी करेगा, जिम्मेदारी उठाएगा, घर के सारे खर्च का वहन कर रहा है, तो आकस्मिक समय के लिए धन की बचत करेगा, कॉमन सी बात है कि भाई इसको पता है कि समय कब बुरा आ जाए, इसको नहीं पता है ना, कि किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है कि बुरा समय कब आ जाएगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, तो उसके लिए बचत करेगा। जब बचत करेगा तो वो क्या करेगा, जब यहां पर बचत करेगा और बचत कुछ कहां जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा, या वो अपने घर में रखेगा। ये दो ही कंडीशन आएंगी। कोई भी व्यक्ति जब बचत करता है तो वो दो तरह से बचत करेगा, एक तो घर में रख लेगा, अपने पास ही रखे रहने देगा उसे, या फिर वो उसे क्या रखेगा, बैंक में जमा करेगा। इसी तरह से बचत होती है ना। तो इस स्टोरी से एक लाइन निकल के आई, बचत पॉइंट। क्या निकल के आ रहा, बचत, कि अगर हम पूंजी निर्माण, या जो हमारा यहां पर क्वेश्चन आया कि पूंजी का निर्माण कैसे होगा, तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से आता है कि बचत के द्वारा। किसके द्वारा, बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण होगा, का निर्माण होगा। अब ये क्वेश्चन आया कि साहब ये बचत के द्वारा कैसे पैसा बचा, पूंजी का निर्माण कर देगा, कैपिटल कैसे जनरेट कर देगा, कैसे इन्फॉर्म कर देगा इसे, इंफॉर्मेशन। अगर यहां पर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ कैन, कैसे करेगा ये, तो दूसरा जब बचत वर्ड आ गया तो अब यहां पर आप लोगों को समझते हुए चलना है। सबसे पहले क्या होगा, पहला, पूंजी निर्माण के लिए बचत होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक, आजकल जब हम लोग बचत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश करते हैं। क्या करते हैं, इस पैसे को निवेश करते हैं, निवेश करते हैं। बचत करेंगे तो उस बचे हुए पैसे को, जो ये हमारा पैसा है, इस पैसे को हम निवेश करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो आपके पास ही रह जाएगा, उसका कोई भी औचित्य बचत का नहीं होगा। ठीक, तो निवेश होगा। निवेश से आप एक चीज सोचो, मान लो कि मेरे पास 100 रुपए था और मैंने 100 रुपए में एक शेयर खरीद लिया, मैंने एक योजना कर ली, मैंने उसे फिक्स कर दिया, तो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। तो जब निवेश करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो, निवेश पूंजी निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक अंग है, पॉइंट नोट कर लेना। निवेश पूंजी निर्माण का
अत्यधिक आवश्यक अंग है। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि जब निवेश होगा तभी पूंजी निर्माण होगी, क्योंकि जब निवेश होगा तो ही पूंजी का निर्माण होगा। ठीक, अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि निवेश कितना करें कि पूंजी का निर्माण हो जाए। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के माइंड में, बनाओ। ठीक, अब देखो पूंजी का निर्माण किससे हो रहा है? बचत किया, निवेश किया, पूंजी का निर्माण हो गया। तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो बचत है वो गतिशील होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट यहां पर बनाओ, बचत जो है, बचत सदैव गतिशील होना चाहिए, सदैव गतिशील होना चाहिए। और जब बचत गतिशील होगा तो ही पूंजी का निर्माण होगा। अब यहां पर बात आई कि आखिर बचत को गतिशील कैसे किया जाए। तो यहां समझो, बचत को गतिशील करने के लिए आपको बैंक की आवश्यकता है। बैंक या जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो वित्तीय संस्थाएं, ठीक, ये क्या करेंगे? ये बचत को गतिशील भूमिका में लाने का प्रयास करेंगे। आपके जो आपके पास पैसा है, तो इन सब के माध्यम से जो आपकी बचत है, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बचत क्या हो जाएगी? गतिशील भूमिका में आएगी। अगर आपके पास है तो वहां पर आपके पास यदि 1 रुपया भी पड़ा है तो वो 1 रुपया कैसा हो जाएगा? स्थिर है। बैंकों के पास है तो बैंक क्या करेंगे? आपका पैसा आपके पास है, आपने क्या किया कि कोई भी एसआईपी प्रोग्राम ले लिया, कोई भी एफडी प्रोग्राम ले लिया, कहीं पर कुछ आरडी प्रोग्राम ले लिए, कुछ विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, वहां पर वो प्रोग्राम ले लिए, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ही के पैसे को बैंक क्या कर रही है? रन करा रही है, चारों तरफ घूम रहा है। तो इसका मतलब निवेश मतलब आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, अधिक पूंजी का निर्माण होगा। जो आपने यहां पर अगर 10 रुपए खर्च निवेश किया है, तो आपको निवेश के जब पूंजी निर्माण होगी तो वो 20 रुपए से 100 रुपए, 1000, लाख, करोड़, जो भी। ठीक, अब समझो मेन गेम किसका है? बचत का। अब मान लें, अगर मान लीजिए, मान ले, आप भी मान लीजिएगा, मान लीजिए बचत आपकी 0 है, बचत क्या है? आपकी 0 है। समझना, बचत 0 तो निवेश कैसा हो जाएगा? निवेश 0 हो जाएगा। अब जब निवेश 0 हो जाएगा तो यहां पर समझो पूंजी निर्माण कैसा होगा? पूंजी निर्माण भी आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अर्थात इस बात से एक चीज तो समझ में आ रही है कि बचत जितनी ज्यादा होगी, पूंजी निर्माण उतना ज्यादा होगा। पॉइंट बनाइए, अर्थात बचत जितनी ज्यादा होगी,
होगी पूंजी निर्माण की दर, या पूंजी निर्माण होगी पूंजी निर्माण बचत जितनी ज्यादा होगी तो पूंजी निर्माण भी उतना ही ज्यादा होगा। भाई अगर आप ये समझो, इसको ऐसे समझो, मान लो कि मेरी बचत जो है वो 1,000 रुपए है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कितना करूंगा? यहां पर इन्वेस्टमेंट जो मेरा होगा, ठीक, इन्वेस्टमेंट जो मेरा होगा वो क्या है? 1,000। सेविंग मेरी कितनी है? 1,000। मुझे प्रॉफिट क्या होगा? जो मुझसे कैपिटल फॉर्मेशन आएगा यहां पर, मान लो मैं यहां पर मुझे क्या हो जाएगा? 2,000 मिल गया कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक। अगर मैंने यहीं पर इसे 2,000 कर दिया, 2,000 इन्वेस्ट किया, तो मुझे क्या मिला? 4,000। मैंने यहां पर 6,000 किया, 6,000 इन्वेस्ट किया, मुझे 12,000, ठीक। तो समझो कि जितनी ज्यादा आपके पास सेविंग होगी, उतना आप इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब उतनी ही ज्यादा आपके पूंजी का निर्माण भी होगा। क्लियर ये पॉइंट? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर बचत को कैसे किया जाए कि बढ़ जाए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के माइंड में कि बचत कैसे ज्यादा हो, मन में है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सरकार पर भरोसा करते हैं बचत ज्यादा करने के लिए। अभी से बिठा रहा हूं ये क्वेश्चन। अब बचत ज्यादा के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सरकार विभिन्न प्रकार की बचत बढ़ाने की योजनाएं चलाती हैं। क्या करती है सरकार? बचत को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना चलाती है ना। सरकारें क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है कि भाई 10 रुपए आप सुकन्या बच्ची को आपको शादी करनी है, तो भाई आप लोग एक काम करो, 1,000 रुपए यहां जमा कर दो, तो जब बच्ची बड़ी होगी तो हम आपको इकट्ठा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ देंगे, ठीक। ये गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग जब से बच्ची पैदा हो आप 500,000 रुपए जमा करते रहिए, बच्ची की शादी का सारा खर्च इस योजना के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आप बचत कर रहे हैं यहां पर। इकट्ठा आपसे अगर ये कहा जाए कि ये पैसा कलेक्शन में लेके चलो, तो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो छोटी छोटी बचतें सरकार विभिन्न योजनाओं से करती है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ऐसा है, आपको पेंशन तो नहीं दी जाएगी, लेकिन पेंशन के लिए मैं योजना चालू कर दे रहे हैं कि यहां पर आप जब से 22-25 साल के हो जाएं, आप 100-100, 500, 500, 1,000 रुपए जमा करते रहिए हर महीने। आपको
60 साल के बाद पेंशन हम देंगे। अगर आप पेंशन नहीं लेना चाहते हैं, इकट्ठा फंड मिल जाएगा आपको। तो क्या है, छोटी छोटी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से भी सरकार आपकी बचत को बढ़ाती है यहां पर। ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें जब, तो यहां पर समझो, यहां पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, एफडी या फिक्स डिपॉजिट, इसके माध्यम से भी आपकी बचत बनाई जाती है। मान लो आपके पास, यहां पर एग्जांपल से समझने का प्रयास करो, मान लो आपके पास हर महीने 1000 रुपए बच रहा, ठीक है, 1000 को आप हर महीने एफडी करा दे रहे, ये पैसा सेव। और जब ये लगातार आप 12 महीने तक एफडी कराएंगे और लगातार चलती रहेंगी, तो ये पैसा जो है आपका क्या हो गया, बचत बनती चली जाएगी। तो 6-7 साल बाद आपके हर महीने फिक्स डिपॉजिट एफडी टूटेगी, वो पैसा आएगा, फिर आप एफडी कराते चले जाइए। तो इन्वेस्टमेंट, निवेश, पैसे, आपकी जो पूंजी थी, कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो रहा, आपने लगाया तो 1000, लेकिन वो धीरे धीरे दुगनी होती जा रही, तिगनी, चौगनी, इस तरह से पैसा आपका मल्टीपल तरीके से बढ़ रहा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, आप लोगों के म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं आजकल। म्यूचुअल फंड है, यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक, यहां पर निवेश करेंगे तो होता क्या है कि म्यूचुअल फंड मार्केट के अधीन है। अगर मार्केट अच्छे से रन कर रही तो आपने 1000 रुपए लगाया, 1000 का 200% प्रॉफिट हो गया, 100% प्रॉफिट हो गया। मतलब एक ही 2-4 महीने, 1 साल के अंदर आपको 1000 का 2000, 3000, 4000, जो भी प्रॉफिट का निवेश जिस परसेंटेज पे आएगा उस पर हो जाएगा। तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड। आजकल एक फिक्स म्यूचुअल फंड आ रहा है, आप लोग रोज अपने न्यूज़पेपर और टेलीविजन में देखते होंगे, फिक्स फंड। यहां पर निवेश कर दिया तो यहां पर बचत हो रही है आपकी। आपने शेयर खरीद लिए, शेयर में आपने निवेश कर दिया, तो जब शेयर में निवेश किए हो तो नॉर्मल सी बात है कि आप 5 साल के लिए किसी शेयर पे लगा दिए पैसा, तो 5 साल बाद कोई भी शेयर होगा, तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख के इन शेयरों पे लगा रहे तो नॉर्मल सी बात है आपकी बचत क्या हो जाए, शेयर का दाम ऊपर उठेगा, निवेश आपने किया है, तो इनके माध्यम से भी आप अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अनेक प्रकार के बीमा हैं, अनेक बीमा योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं हैं, इनके माध्यम से भी आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें, अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन करना चाहो आप लोग ऐड करो, ठीक है। तो यहां पर आप समझो कि जब हम इन सब चीजों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनके माध्यम से हम बचत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन ही ये था कि आखिर बचत को बढ़ाया कैसे जाए। ठीक, तो इनसे कैसे बचत आपका बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। आप यहां पर समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी कि भाई इनमें है क्या ऐसा जो आपको आपकी बचत को बढ़ाएगा, पूंजी का निर्माण करेगा। पूंजी का निर्माण कैसे होगा, आपने ये सारी जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इन इन्वेस्टमेंट से आपको पूंजी कैसे ज्यादा मिलेगी। तो नॉर्मल सी बात है, इन सब जगह इन्वेस्ट करने से आपको क्या मिलता है,
यहां पर जब इन सब जगह पर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो ब्याज दर ज्यादा मिलेगी, ब्याज दर ज्यादा प्राप्त होती है। और जब ब्याज दर आपको ज्यादा प्राप्त होगा तो पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा, तो पूंजी का या कैपिटल फॉर्मेशन भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा। आप समझो कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्याज दर आपको ज्यादा मिलेगा, जब ब्याज दर ज्यादा मिलेगा तो नॉर्मल सी बात है पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा। और जब पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि शुरुआत कहां से हुई थी कि जितनी ज्यादा बचत उतनी ज्यादा पूंजी का निर्माण होगा, और बचत इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और आप लोग डाल सकते हैं, एसआईपी के माध्यम से भी आप बचत कर सकते हैं, आरडी के माध्यम से भी आप बचत कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि अभी आप लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं कि किनके माध्यम से और आप लोग बचत कर सकते हो। आप लोगों के कुछ लोकल्स होते हैं, वो क्या बीसी तीसी ऐसे चलती है कुछ, उनके माध्यम से भी लोग बचत करते हैं। हर महीने 200 500 800 1000 1000 2000 इस तरह से लोग जमा करके बीसी से भी पैसा उठाते रहते हैं। तो लोकल मार्केट की गवर्निंग बॉडी जो होती है उनके माध्यम से भी आप इन चीजों को बता सकते हैं। ठीक, तो अब समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से कि चीजें कैसे स्मूथली रन कर रही हैं। समझ आ रहा है सभी लोगों को कि यहां पर किसी को कोई भी सिंगल डाउट हो रहे हैं। देखो, मैं आज उतना ही ये चीजें समझाऊंगा जितना आप लोग कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच टॉपिक आएंगे तो धीरे धीरे चलना अच्छा होता है। ठीक, तो परेशान नहीं होना। तो बात किसकी की हमने? बचत की, सेविंग की बात कर रहे हैं यहां पर। किसकी बात कर रहे हैं? सेविंग। सेविंग कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट से, निवेश से। और जब हम निवेश करेंगे तो निवेश में क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो देन स्टार्ट टू कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपके पूंजी का निर्माण होगा, पूंजी का निर्माण होगा। ठीक, अब यहां पर चीजें समझते हुए चलना है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। अब निवेश के लिए मैंने बताया था कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सारा निवेश होना चाहिए। निवेश जो इन्वेस्टमेंट हो आपका, वो किनके माध्यम से होना चाहिए? बैंक या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से निवेश हो। निवेश हो तब तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो पूंजी निर्माण की दिशा में जाएगा। तब निवेश पूंजी निर्माण की दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में डिजिटल इंडिया है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। आपको बैंकों के माध्यम से ही म्यूचुअल फंड मिलेंगे, बैंकों के माध्यम से ही आप शेयर अपना ले सकते हैं आईपीओ बना के। आईपीओ अगर खरीदना है तो भाई आपके अकाउंट में होना चाहिए और बाईपास आपको बैंक ही देगा कि भाई जाइए आप ट्रेड करिए, व्यापार करिए। कुछ भी निवेश, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंक के माध्यम से ही
होना चाहिए, तब पूंजी का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं से भी कर ले, कुछ भी करेंगे तो आपके पूंजी का निर्माण हो जाएगा। अब आपने कहा कि नहीं सर मेरे पास एक झोला पैसा है और इस पैसे को मैंने घर पे ही रखा हुआ है, अब सर ये इसके पूंजी का निर्माण हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको घर पे लगा दिया है, घर पे रख दिया। तो घर पे जो पैसा रखा है तो वो घर पे ही रहेगा, उससे किसी भी प्रकार की पूंजी का निर्माण नहीं होगा जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप क्या हो जाएगा, इन सब प्रक्रियाओं को करना पड़ेगा। अब देखो, अगर यहीं पर कहा जाए ये तो चलो ये एक प्रोसेस आया, प्रोसेस में एक पॉइंट आया कि हमारी ये सारी वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये कैसी हैं, कमजोर हो। ठीक, यदि वित्तीय संस्थाएं कमजोर हूं तो, अब ये तो बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया, यदि हमारी वित्तीय संस्थाएं कमजोर हो जाएं तो आप ये सोचो, अगर बैंक किसी भी, जैसे यस बैंक अभी क्या हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि यस बैंक अभी लेटेस्ट में उसके साथ हुआ क्या कि उसके पास ये कहा गया कि यस बैंक दिवालिया हो गई। ठीक, अभी एक भारत में पीएनबी का पैसा लेके भागे हुए थे। ठीक, पीएनबी से पैसा लेके विदेश चले गए, तो उस समय क्या हुआ, अचानक से लोगों में विश्वास की कमी हो जाती है। ठीक, जब इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि कोई भी वित्तीय संस्था अगर कमजोर होती है तो इसका मतलब है लोग उस पर भरोसा खो देते हैं। तो इस स्थिति में लोगों का विश्वास इन सब से खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में लोगों का विश्वास सबसे खत्म हो जाएगा। सबसे इन द सेंस, इनसे, बैंकों से लोगों का भरोसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब जब यहां पर बैंकों पर भरोसा खत्म होगा तो निवेश में क्या हो जाएगा, जो बचत है वो निवेश की तरफ नहीं जाएगी, अर्थात निवेश में परिवर्तन नहीं होगा, बचत वहीं पर हो जाएगी। तो निवेश इस स्थिति में जब यहां पर पहुंच जाएंगे तो जब ये स्थिति बनेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग बचत से निवेश की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे नहीं जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे मतलब बचत को अपने पास ही रखेंगे, बैंक या किसी वित्तीय संस्था में नहीं जमा करेंगे। अर्थात वह बैंक या किसी वित्तीय संस्था में, किसी वित्तीय संस्था में पैसा नहीं रखेंगे और ना ही निवेश करेंगे, निवेश करेंगे। अब समझो,
इसके कमजोर हो जाने से, जो वित्तीय संस्थाओं को हम कह रहे थे, इनके माध्यम से इनके कमजोर हो जाने से लोग क्या करेंगे, अपना पैसा विड्रॉ करने लगेंगे। ठीक, जैसे यस बैंक के साथ हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से जो उसके अकाउंट होल्डर थे, सारे लोग आके कह नहीं हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हम अपना अकाउंट यहां से विड्रॉ करेंगे। तो मनी विड्रॉ एकदम से स्टार्ट हो जाए। अचानक से अगर किसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स जितने हैं वो सारे विड्रॉ मारते, पूरा का पूरा पैसा सब लोग विड्रॉ मारते हैं, तो निश्चित रूप से वो बैंक कैसी हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। उसके पास इन्वेस्टमेंट, उसके पास कहीं पर पैसा मूव कराने के लिए, पैसे को गतिशील कराने के लिए या पैसे को निवेश करने के लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा। क्यों रास्ता नहीं बचेगा? इस तरह की सिचुएशन, अर्थात मतलब ये जब बैंक कमजोर हो गई, वित्तीय संस्था कमजोर हो गई, तो लोगों का भरोसा खत्म होगा। लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा तो बचत का पैसा निवेश की तरफ नहीं जाएगा। निवेश की तरफ मतलब कि वित्तीय संस्थाओं में पैसा नहीं जमा करेंगे, और जब वित्तीय संस्थाओं में पैसा नहीं जमा करेंगे तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहां पर? तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो पूंजी का निर्माण फिर स्टॉप। अर्थात अगर यहां पर बात की जाए, इस तरह की सिचुएशन यदि वित्तीय संस्था कमजोर हो जाए, तो किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? यहां पर आपकी बचत है, सेविंग है। दूसरा पॉइंट था निवेश। तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, निर्माण। ठीक, लोग क्या करेंगे, बचत को अपने पास रख लेंगे, अपने पास रखेंगे, एज लाइक अपने घर में वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, वो निवेश की दिशा में नहीं जाएंगे। अर्थात बचत निवेश में परिवर्तित नहीं होगी। अर्थात बचत निवेश में परिवर्तित नहीं होगी। और जब बचत निवेश में परिवर्तित नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है, इस दशा पे तो क्या हो जाएगा, जब निवेश में परिवर्तित नहीं हुई है तो पूंजी निर्माण भी नहीं होगा। भी नहीं होगा। क्लियर हुआ कि पूंजी निर्माण के लिए कहा जाता है कि वित्तीय संस्थाओं का मजबूत होना आवश्यक है। अगर कमजोर हुआ तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि निवेश के लिए या
इसे ऐसे लिखिए कि पूंजी निर्माण के लिए बचत का ज्यादा होना तो आवश्यक है। ज्यादा होना या ज्यादा होने के साथ साथ, ज्यादा होने के साथ साथ वित्तीय संस्थाओं साथ बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का मजबूत होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, तभी लोग निवेश करेंगे और पूंजी का निर्माण होगा। अब देखो, एक छोटा सा फिनोमिना था, इस छोटे फिनोमिना ने पूरा गेम चेंज किया। अब एक पॉइंट और समझो इसी में। पूंजी निर्माण, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें पूंजी निर्माण की, कि पूंजी निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक। तो सबसे पहले बचत होनी चाहिए। बचत, निवेश, देन आपकी पूंजी निर्माण की स्थिति बनेगी। अब यहीं पर बात की जाए कि इसका बेनिफिट क्या है, पूंजी निर्माण का फायदा क्या होगा। अब समझो, लाभ। देखो, आपकी यदि बचत कम है, कम बचत, ठीक, कम बचत है तो कम पूंजी का निर्माण होगा। ठीक, अब जब कम पूंजी का निर्माण होगा तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर आप क्या करोगे, कम निवेश करोगे, तो वित्तीय संस्थाओं के पास पैसा कम आएगा। पास कम पैसा। अब देखते जाओ पूरा गेम कहां से होगा, जब कम चीजें चल रही होंगी, तो जब कम पैसा होगा तो वो लोन वाली प्रोसेस की बात कर ले तो लोन कम मिलेगा। लोन, या जब इनके पास कम पैसा होगा
तो ये लोग उद्योग धंधे वाले जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले, उनको क्या होगा भाई, पैसा उनको चाहिए होता है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, कम औद्योगिकरण होगा। और कम औद्योगिकरण होगा तो कम रोजगार होगा। ठीक, इसी को दूसरी तरफ से देखने का प्रयास करो, इसी को दूसरे तरह से अगर हम कहें कि कम औद्योगिकरण तो कम रोजगार, ठीक। अब कम रोजगार होगा तो पूंजी का निर्माण भी क्या होगा, कम होगा। का निर्माण कम, बचत क्या हो जाएगी, बचत कम होगी, फिर क्या हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, निवेश कम होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, पूरा एक सर्किल सा बन गया। अगर हम इससे कहें, इस सर्किल को आप लोग देखें तो ये सर्किल पूरा कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये एक चीज और चीजों को ध्यान में, ये आपके विकासशील देशों की स्थिति होती है, विकासशील देशों की स्थिति, वहां पर यह स्थिति नॉर्मल तरीके से चलती है। अब इसी को थोड़ा सा और समझ, अगर किसी देश में औद्योगिकरण अत्यधिक होगा, करण अत्यधिक, ठीक, औद्योगिकरण अत्यधिक तो मतलब रोजगार के अवसर अत्यधिक, ये विकसित देशों के लोगों के पास पैसा कहां से आता है, ये आप समझो, रोजगार अत्यधिक होगा। अब रोजगार अत्यधिक होगा तो पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा, पूंजी का निर्माण भी ज्यादा होगा। ठीक, अब पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा तो बचत ज्यादा होगी, बचत ज्यादा होगी तो निवेश भी ज्यादा होगा। ठीक, और जब निवेश ज्यादा होगा, वित्तीय संस्थाएं मजबूत है, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या होंगे, हमसे निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इनके पास जब निवेश ज्यादा होगा तो आप यहां पर जाओगे पुनः, तो फिर से पूंजी निर्माण ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से फिर आगे बढ़ोगे तो फिर से पूंजी निर्माण ज्यादा होगा, और ये पूंजी जो निवेश ये कर रहे हैं कहां पर करेंगे, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में। और ये क्या करेंगी, इस पैसे को उठा के ट्रांसफर कहां कर देंगी, औद्योगिक इकाइयों को, कि भाई आप लोग और अपना बिजनेस बढ़ाइए, हम लोग आपको पैसा दे रहे हैं। तो इनको लोन जैसे ही देंगे तो वो क्या करेंगे, और अपना काम तेजी से बढ़ाएंगे। जब तेजी से बढ़ाएंगे तो जहां जहां औद्योगिकरण होगा, अब देखो जहां अत्यधिक औद्योगिकरण, अब इसी को कनेक्ट कर दो, जहां ज्यादा औद्योगिकरण होगा वहां पर शहरीकरण भी ज्यादा होगा, शहरीकरण भी ज्यादा होगा। अब देखो यहां से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, शहरीकरण ज्यादा होगा मतलब विलासिता की चीजों के भी खर्च आएगा। विलासिता मतलब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है, धन का खर्च किस पे ज्यादा जाएगा, विद्युत पर, लग्जरी आइटम पर।
तो जब यहां पर इन चीजों को देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये एक डायग्राम नहीं है, एक पैमाना नहीं खुल रहा, यहां पर बहुत से डायग्रामिक तरीके से। अब थोड़ा सा आप लोगों को मैं अभी धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, तो बस ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब देखो एक चीज और आप लोगों को यहां पर समझने वाली है कि यही कारण है कि दुनिया में विकासशील देश एवं गरीब राष्ट्रों में क्या है, बचत कम है। पॉइंट लिख लीजिएगा, यही कारण है कि दुनिया के विकासशील राष्ट्रों एवं गरीब राष्ट्रों के पास बचत कम है। क्यों? क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि लोग यहां के अपने धन का अधिकांश हिस्सा अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में खर्च कर देते हैं। अर्थात अब यहां पर फिर से आओ, उस चार्ट को देखो जिस चार्ट को हम लोगों ने बताया था, कम औद्योगिकरण, कम रोजगार, कम पूंजी का निर्माण, ठीक, कम बचत, कम निवेश। इस चार्ट को यहां पर पूरी तरह से आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक। अब मूलभूत आवश्यकताओं पे खर्च कर देते हैं। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है आप लोगों को, थोड़ा सा हम लोग पुराने समय में चलेंगे। मान लो आपके बाबा जी के टाइम की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों के बाबा जी जो टाइम पीरियड में थे और जिस टाइम पीरियड में हम लोग चल रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये अकेले कमाते थे, 10 को खिलाते थे। लेकिन इनके पास सेविंग बहुत कम रहती थी और खाने में क्या रहता था, मोटे अनाज का हम लोग उपयोग करते थे उस समय, क्योंकि देश आजाद हुआ था, अपने पास इसी तरह की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग नहीं कर पा रहे थे उस समय, ठीक। तो मोटे अनाजों में पूरा घर रहता था। याद होगा आप लोगों को, शायद आप लोगों के टाइम से पहले की बात है कि पहले घर में एक जोड़ी कपड़ा आता था और सबसे बड़ा वाला पहनेगा, फिर उससे छोटा हो गया, उससे नीचे वाला, फिर उससे छोटा हो गया, उससे नीचे वाला, अगर वो बचा रह गया तो उससे भी नीचे वाला पहनता था। ऐसा सिस्टम होता था घर में, ठीक है। तो जब घर की ये हायरार्की सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बचत बहुत कम है। इसका मतलब सीधा सा है कि सेविंग जो है हमारे पास कम है। हम कम सेविंग में कैसे पूरी फैमिली को एडजस्ट करते हैं, अर्थात मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मैक्सिमम विकासशील और आपके
अल्प विकसित राष्ट्र इन्हीं खर्चों की पूर्ति में लगे रह जाते हैं, उनकी बचत नाम मात्र की होती। तो जब बचत कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत नाम मात्र का ही होगा। और जब इस सर्किल को पूरा घुमाएंगे तो जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो वित्तीय संस्थाओं के पास पैसा भी कम जाएगा। दूसरा पॉइंट याद करो आप लोग। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो आप समझो खर्च कर देते हैं। अब यहां पर क्या होगा, जब ये खर्च कर देंगे तो यहां पर ये निवेश कितना करेंगे, निवेश अत्यधिक कम होगा, है ना। हमारे बाबा लोगों ने कितना निवेश किया है बैंकों में, ना के बराबर। तो जब निवेश अत्यधिक कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी का निर्माण भी क्या हो जाएगा, अत्यधिक कम होगा। होगा। अब यहीं पर समझो, जब आप निवेश करोगे तो निवेश किसके माध्यम से करोगे, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से। और आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों से, आप लोग जो ग्रामीण परिवेश के होंगे, कि पहले आज से 40 साल 30 साल पहले एक बैंक आई थी, बैंक खुली और बैंक भाग गई। ऐसा सुनने में आता कि आई थी, बैंक खुली, बैंक नहीं चल पाई, बंद हो गई, या बैंक भाग गई। तो इस समय, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इस टाइम पीरियड में विकासशील देशों में क्या हो जाता है, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं वो अत्यंत कमजोर होती हैं। कैसी होती हैं, वित्तीय संस्थाएं अत्यधिक कमजोर होती हैं। अब जब वित्तीय संस्थाएं अत्यधिक कमजोर होंगी तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोगों के बाबा इनमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे, वो पहले जानते हैं कि भाग जाएगी बैंक तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, दूसरा उस समय लोन उन बैंकों से भी जो लेने जाते थे, तो बैंकें अपनी अपनी जो छोटी छोटी बैंकें खुली हुई थी, तो उन बैंकों के माध्यम से ही ये सारी चीजें क्या होती थी, वो अपना ब्याज दर खुद तय करती थी, आरबीआई गाइडलाइन उसमें नहीं आती थी। तो क्या होता था कि वो सारी चीजें अलग थलग चलती थी। फिर उसके बाद लगा कि नहीं, अब भाई सबको एक कंट्रोल में लाना है, नहीं तो ऐसे तो भाग जा रहे हैं, तो ऐसे तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो डेवलपमेंट करने के लिए पहले वित्तीय संस्थाओं का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। और कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपकी जो बैंकें हैं, जो भी वित्तीय संस्थाएं, इन सबका स्ट्रांग होना आवश्यक है। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो क्लास थी, उसमें आप लोगों ने एक चीज समझी कि आखिर पूंजी क्या है और पूंजी का निर्माण कैसे होता है। 2 पॉइंट यहां पर क्लियर हुए हैं आपके, पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्वेस्टमेंट की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को और ज्यादा हैवी फील हो। यहां तक की चीजें मुझे भी लगता है कि आप सामान्य तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो प्रयास करिएगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि जिनको ना समझ में आए और जिनको समझ में आए, दोनों कमेंट किया कीजिए। क्लास को अगर अच्छी लगती है तो ही लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल मत लाइक करिए। अगर सही लगे तो लाइक करिए, तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। ठीक है, तो फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।